माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, आप लोगों के एग्जाम को देखते हुए और डिमांड को देखते हुए, कमेंट को देखते हुए मैं लाया हूँ आपके लिए बीपीएस 184 का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर, जिसका टाइटल है संभारण प्रबंधन। और ये जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर है 5 साल के पीवाई के अकॉर्डिंग लिया गया है और ये जून और दिसंबर एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप चैनल में न्यू हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। कोई भी डाउट तो आप इंस्टा में डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, कुछ भी क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करने से पहले हम क्या करेंगे, संभारण प्रबंधन का मतलब समझेंगे। ये जो सब्जेक्ट कोड का जो टाइटल है, ये समझ जाते हैं। अगर ये समझ जाएंगे तो क्वेश्चन आंसर भी समझ में आएगा। तो संभारण प्रबंधन का मतलब ये होता है, आप देखते हो कोई भी बिजनेस होता है, कोई बड़ा से बड़ा बिजनेस होता है, तो वो बिना वस्तुओं का, सेवाओं का आदान प्रदान के बिना नहीं होगा। मतलब कि अगर कोई माल स्टॉक करना है, उसके लिए एक जगह से दूसरी जगह परिवहन, है ना, परिवहन के माध्यम से एक जगह से दूसरी जगह कोई सामान को लेके जाते हैं। ठीक है, तो लेके जाते हैं, लेके जाते हैं, तो संभारण प्रबंधन का मतलब क्या है, वस्तु और सेवाओं का पूर्ति करना। ठीक है, चाहे वो जिसके भी जरिए से हो, रेलगाड़ी से ना, अ, हवाई जहाज से, ट्रक से, किसी भी चीज से कोई भी वस्तु और सेवाओं का एक जगह से दूसरी जगह उपलब्ध करवाना, यही संभारण प्रबंधन कहलाता है। समझ गए? क्वेश्चंस को देखेंगे और भी अच्छे से समझेंगे। देखिए, यहाँ पर जो मैंने फर्स्ट क्वेश्चन लिया है, फर्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर है वो थोड़ा गलत ले लिया गया है। इस बुक के अकॉर्डिंग, आपके सब्जेक्ट कोड के अकॉर्डिंग थोड़ा सा क्वेश्चन गलत हो गया है, तो इस क्वेश्चन को हम स्किप करके आगे बढ़ते हैं। यहाँ से आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 2 है, आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन के क्षेत्र में चुनौतियों का विश्लेषण कीजिए। आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन वह प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत कच्चे माल से लेकर तैयार वस्तु का उपभोक्ता तक पहुंचाने की संपूर्ण व्यवस्था संचालन किया जाता है। कच्चे माल और तैयार वस्तु। कच्चे माल क्या होता है, जैसे मान लो ऐसा चीज जो और भी, उससे और भी कुछ बनाया जा सके। ठीक है, जैसे मान लो लकड़ी, लकड़ी से क्या क्या बन सकता है, लकड़ी से क्या क्या बहुत कुछ बन सकता है। टेबल बनेगा, कुर्सी बनेगा, ठीक है, पलंग बनेगा, बहुत चीज बनेगा। उसी तरह से बहुत सारे ऐसे चीज हैं कच्चे माल, है ना। गेहूं हो गया, आटा हो गया, आटा से क्या क्या बहुत कुछ बना सकते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे चीज हैं जो कच्चे माल के रूप में होते हैं। तो कच्चे माल से लेकर तैयार वस्तु तक, तैयार वस्तु की उपभोक्ता तक पहुंचने की यह संपूर्ण व्यवस्था संचालन किया जाता है, ये आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन के अकॉर्डिंग। वर्तमान वैश्विक व्यापार और प्रतिस्पर्धा कंपटीशन के दौरान में आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन अत्यंत महत्वपूर्ण हो गया है कि नहीं। तो भाई समय के अकॉर्डिंग प्रबंधन करना, मैनेजमेंट करना, ये बहुत जरूरी हो गया है, किंतु इसके सामने अनेक चुनौतियां भी आती है। सबसे बड़ी चुनौतियां ये है कि मांग और आपूर्ति में संतुलन बनाए रखना। मतलब कि कभी कभी ऐसा हो जाता है ना, बहुत अधिक डिमांड आ जाता है और उस समय पूर्ति करना थोड़ा सा रिस्की हो जाता है। ये आपकी चुनौतियाँ हैं। और बाजार की मांग लगातार बदलती रहती है, जिससे उत्पादन और वितरण की योजना प्रभावित होती है। यदि मांग का सही अ, अनुमान ना लगाया जाए, तो यह वस्तुओं की कमी हो सकती है या फिर अतिरिक्त भंडार की समस्या उत्पन्न हो सकती है। मतलब कि अगर डिमांड को ना देखा जाए, मार्केट में क्या डिमांड है। अब मान लो मार्केट में डिमांड है वीवो मोबाइल की, सपोज दैट, तो वीवो मोबाइल की ज़्यादा डिमांड है और लेके जो आ रहे हैं, स्टॉक कर रहे हैं ओप्पो मोबाइल। ठीक है, ओप्पो मोबाइल को बहुत अधिक मंगा रहे हैं, लेकिन वीवो मोबाइल का ही इस प्रोडक्ट का सेलिंग है, वीवो मोबाइल का ही सेलिंग ज़्यादा है। तो भैया, तो ओप्पो आपका अलाना व्यर्थ हो गया, इसमें हमें क्या होगा, लॉस होगा। ठीक है, तो जिस चीज़ की डिमांड ज़्यादा है उसी चीज़ को लाना ही हमारे लिए प्रॉफिट होगा। तो दूसरी चुनौती है परिवहन और लॉजिस्टिक्स लागत की। तो भाई आप कोई सामान एक जगह से दूसरे जगह ले जाएँगे, उसके लिए कॉस्ट तो लगेगा, खर्च तो होगा भी, तो इन्वेस्ट तो करने ही पड़ेंगे। और इन्वेस्ट करने से हमें फ़ायदा भी तो होना चाहिए। आप पैसा भी लगा रहे हैं और काम भी नहीं हो रहा है। जो चीज़ हम मँगा रहे हैं, तो काम भी नहीं हो रहा, तो बेकार है ना। तो ईंधन की बढ़ती कीमतें, यातायात समस्या तथा परिवहन में देरी आपूर्ति श्रृंखला को प्रभावित करती है। इसके अतिरिक्त प्राकृतिक आपदाएँ, महामारी या फिर युद्ध जैसी परिस्थितियाँ भी वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला को प्रणाली को बाधित कर दे सकती है। तकनीकी
चुनौतियाँ भी महत्वपूर्ण है। नई तकनीकों को अपनाने के लिए अधिक निवेश और प्रशिक्षित कर्मचारियों की आवश्यकता होती है। साइबर सुरक्षा का खतरा भी बढ़ता जा रहा है, जिससे व्यापारिक डेटा और सूचनाओं की सुरक्षा चुनौती बन गई है। इसके अलावा गुणवत्ता नियंत्रण, समय पर वितरण तथा विभिन्न आपूर्तिकर्ताओं के बीच समन्वय बनाए रखना भी कठिन कार्य है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में अलग-अलग देशों के नियम, कर व्यवस्था और सांस्कृतिक भिन्नताएं भी समस्या उत्पन्न करती है। तो अतः लास्ट लास्ट में कहा जा सकता है कि भाई आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन अनेक जटिल चुनौतियों से घिरा हुआ है। इन चुनौतियों का समाधान प्रभावी योजना, आधुनिक तकनीक, कुशल प्रबंधन तथा बेहतर समन्वय द्वारा ही संभव है। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर क्लियर होता है, कंप्लीट होता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 ना मैं खुद से समझा देता हूँ, ठीक है? खुद से समझा देता हूँ अपने तरीके से, क्योंकि इसका आंसर गलत ले लिया गया है, थोड़ा मिस्टेक हो गया है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 1 आपका जो है देखिए संभारण की अवधारणा। सबसे पहले संभारण के बारे में बताना क्या होता है संभारण, है ना? इनकी अवधारणा की व्याख्या करना और इनके कितने प्रकार होते हैं, इन प्रकार को भी बताना है। संभारण को फिर से समझिए। संभारण किसी व्यवसाय या फिर आपूर्ति श्रृंखला का वह भाग है जो वस्तुओं, सेवाओं और सूचनाओं के उद्गम स्थल से लेकर गंतव्य स्थल मतलब स्टार्टिंग पॉइंट से लेके एंड पॉइंट तक ना कुशल प्रवाह एकदम सही तरीके से लेकर जाना, ये क्या कहलाएगा? संभारण प्रबंधन कहलाएगा। समझ आ गया? तो बहुत सारे ऐसे चीज है जो एक जगह से दूसरी जगह, जैसे मान लो कि कच्चे माल, उपकरण, ये सब क्या है एक जगह दूसरी जगह लेके जाया जाता है और इनमें अलग अलग परिवहन के माध्यम से, जैसे कि ट्रक के माध्यम से, है ना? बहुत सारे चीज जैसे ट्रक हो गया और ट्रेन हो गया, एरोप्लेन हो गया, तो इन सब के माध्यम से संभारण की प्रक्रिया आरंभ होती है, ठीक है? और इसमें रिवर्स लॉजिस्टिक्स के अकॉर्डिंग अगर बात करा जाए इसमें, तो इसके अंतर्गत जो है कि उपभोक्ता से दोषपूर्ण या फिर वापस किए गए उत्पादों को मरम्मत, रिसाइकलिंग या फिर निपटान के लिए वापस आपूर्तिकर्ता, निर्माता तक लाया जाता है। तो ये रिवर्स लॉजिस्टिक्स कहलाता है संभारण में। संभारण में भी आपका आता है, देखिए अलग-अलग हमने क्या देखा कि यहाँ पर कहा गया कि संभारण के प्रकार, तो संभारण के प्रकार में अलग-अलग आपके प्रकार हैं। पहले तो इनबाउंड, जो कि इनबाउंड संभारण आता है। पहला कौन कौन चाहता है? इनबाउंड, ठीक है? इनबाउंड मैनेजमेंट लॉजिस्टिक्स, यानी हिंदी में क्या कहेंगे? इनबाउंड संभारण। तो इसमें क्या होता है, कच्चे माल, उपकरणों और आवश्यक जानकारी को कर्ताओं से विनिर्माण इकाई तक पहुंचाना इसमें शामिल होता है फर्स्ट में। दूसरा इसका प्रकार होता है भैया आउटबाउंड संभारण। दूसरा क्या होता है? आउट, हिंदी में लिखता हूँ, आउटबाउंड आउटबाउंड संभारण। तो इसमें क्या होता है विनिर्माण इकाई से तैयार माल, इसमें जो है कि तैयार माल और सेवाओं को अंतिम उपभोक्ता या फिर खुदरा विक्रेता तक पहुंचाने का कार्य किया जाता है, ठीक है? मान लो तो बिस्किट की जो है ना, बिस्किट हो गया, भुजिया हो गया, है ना? एक छोटा दुकान के बाद किराना कोई स्टोर है, किराना दुकानदार जो बड़ा किराना दुकानदार है, वो छोटे-छोटे जो दुकानदार है जो पान-उन बेचते हैं, पान बेचते हैं और भी वो जो भी चीज़ बेचते हैं छोटे-छोटे चाय-वाय हेन-टेन, तो वो क्या करते हैं मट्ठी, चाय तो उनको वो ना सामान प्रोवाइड करवाते हैं, ठीक है? थोक विक्रेता से। तो ये भी उसके लिए आउटबाउंड संभारण का कार्य है। तीसरा इसमें जो आ जाता है, ठीक है? तीसरा आता है रिवर्स संभारण, हिंदी में लिखें हम तो रिवर्स संभारण। तो रिवर्स संभारण में क्या होता है? इसके अंतर्गत उपभोक्ता से जो दोषपूर्ण या फिर वापस किए गए उत्पाद को यानी रिटर्न को मरम्मत या रिसाइक्लिंग या फिर निपटान, मतलब कि या अमेज़न से कोई सामान लिया और पसंद नहीं पड़ा तो उसको क्या किया जाएगा? उसको रिटर्न करवाया जाएगा या फिर कोई सामान बेकार आ गया, तो भाई उसको भी रिटर्न करवाएगा। तो ये रिटर्न करने की प्रक्रिया किसमें आएगा? रिवर्स संभारण में। तीसरा हो गया इसके चौथे प्रकार। चौथे प्रकार है ई-कॉमर्स संभारण। ई
कॉमर्स संभारण। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग क्या आता है भाई, तो इसमें ऑनलाइन शॉपिंग के माध्यम से ग्राहकों को प्राप्त ऑर्डर की पूर्ति, भंडारण, पैकेजिंग, शिपिंग और रिटर्न का प्रबंधन इसका मुख्य कार्य है। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग आता है। पांचवा है आपका भैया, पांचवा है ग्रीन संभारण। ग्रीन संभारण, ग्रीन संभारण में क्या आता है, इसमें आपूर्ति श्रृंखला के पर्यावरण प्रभाव को कम करने के लिए सतत परिवहन, रिसाइकलिंग और ऊर्जा कुशल प्रथाओं पर जोर दिया जाता है। तो ये 5 प्रकार हैं आपके, है ना? ये 5 मुख्य प्रकार है संभारण के। समझ गए संभारण का क्या मतलब है, प्रकार भी? चलिए, अब हम लोग 2 नंबर भी देख लिए हैं, तीसरा नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, संभारण प्रबंधन चक्र में प्रमुख आंतरिक गतिविधियां हैं, विस्तृत कीजिए। तो संभारण प्रबंधन किसी संस्था में वस्तुओं, सेवाओं तथा सूचनाओं के सुचारू प्रवाह को नियंत्रित करने की प्रक्रिया है। तो वो संभारण प्रबंधन, यहाँ पर देखिए इसका डेफिनेशन आपको यहाँ पर मिल गया। ठीक है, इसका मुख्य उद्देश्य सही वस्तु को सही समय, सही स्थान और उचित लागत पर उपलब्ध कराना होता है। संभारण प्रबंधन चक्र में अनेक आंतरिक गतिविधियां, मतलब अंदर की गतिविधियां शामिल हैं, जो संगठन की कार्यक्षमता और ग्राहक संतुष्टि को बढ़ाने में भूमिका निभाती है। महत्वपूर्ण, ठीक है। सबसे प्रमुख गतिविधि क्रय प्रबंधन है। इसके अंतर्गत कच्चे माल और आवश्यक संसाधनों को खरीदी की जाती है ना, एंड उचित गुणवत्ता और उचित मूल्य पर सामग्री जो ना प्राप्त करना इसका उद्देश्य होता है। दूसरी महत्वपूर्ण गतिविधि भंडारण है। इसमें वस्तुओं को सुरक्षित रूप से संग्रहित किया जाता है ताकि आवश्यकता पड़ने पर उन्हें आसानी से उपलब्ध कराया जा सके। प्रभावी भंडारण लागत को कम करने और वस्तुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने में सहायक होता है। और नेक्स्ट है आपका इन्वेंट्री नियंत्रण। अ, इ इसमें क्या होता है, इन्वेंट्री नियंत्रण भी एक आवश्यक गतिविधि है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि ना तो वस्तुओं की अधिकता हो और ना ही कमी हो। ठीक है? ना ही ज़्यादा वस्तु को मँगाया जाए, ना ही कम। उचित स्टॉक प्रबंधन से उत्पादन और वितरण में निरंतरता बनी रहती है। इसके अतिरिक्त परिवहन प्रबंधन महत्वपूर्ण है। तो प्रबंधन में क्या होता है, इसके अंतर्गत वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक समय पर और सुरक्षित पहुँचाने की व्यवस्था की जाती है। परिवहन की दक्षता सीधे ग्राहक संतुष्टि को प्रभावित करती है। नेक्स्ट है सूचना प्रबंधन। तो ये सूचना प्रबंधन भी संभालन की महत्वपूर्ण भाग है। आधुनिक तकनीक और संचार प्रणाली, देखो वस्तुओं या सेवाओं का, यानी क्या कह रहा है कि सूचना प्रबंधन में क्या होता है, कोई सूचना एक जगह दूसरी जगह लेके जाना ना, जिसमें स्पीड पोस्ट भी हो सकता है ना, मेल भी हो सकता है, बहुत सारा चीज है, एक जगह दूसरी जगह जाते हैं, तो ये भी एक संभारण प्रबंधन का हिस्सा है, सोच लो। आधुनिक तकनीकें और संचारी प्रणाली के माध्यम से सभी गतिविधियों का समन्वय किया जाता है, जिससे निर्णय लेने की प्रक्रिया तेज और प्रभावी बनती है। अतः स्पष्ट है कि असमार प्रबंधन चक्र की आंतरिक गतिविधियां किसी भी संगठन की सफलता का आधार होती है। इनके प्रभावी संचालन से लागत कम होती है, कार्य क्षमता बढ़ती है तथा ग्राहकों को बेहतर सेवाएं प्राप्त होती है। क्वेश्चन नंबर देखिए 4 है, परिवहन और भंडारण में प्रयोग होने वाले दस्तावेजों के डॉक्यूमेंट्स के प्रकारों पर एक टिप्पणी लिखिए। परिवहन और भंडारण व्यापार तथा आपूर्ति श्रृंखला के प्रबंधन के महत्वपूर्ण अंग है। वस्तुओं के सुरक्षित, व्यवस्थित और समय पर आदान प्रदान के लिए विभिन्न प्रकार के डॉक्यूमेंट्स का उपयोग किया जाता है। यह दस्तावेज दस्तावेज में डॉक्यूमेंट वस्तुओं की पहचान, स्वामित्व, मात्रा, गुणवत्ता तथा वितरण की जानकारी प्रदान करता है। तो कोई वस्तु एक जगह दूसरी जगह लेके जाया जा रहा है बहुत दूर से, तो भाई उसके लिए भाई डॉक्यूमेंट होना तो चाहिए ही। तो जिसमें से बिल, क्या होगा, परिवहन में सबसे महत्वपूर्ण जो डॉक्यूमेंट होता है वो बिल ऑफ लोडिंग। यह माल के परिवहन का कानूनी प्रमाण होता है, जिसे परिवहन कंपनी द्वारा जारी किया जाता है। इसमें वस्तु, मात्रा, गंतव्य तथा भेजने वाले और प्राप्तकर्ता की जानकारी होती है। उसके बाद चालान भी बहुत महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट है, जिसमें वस्तुओं की कीमत, कर तथा भुगतान संबंधी जानकारी दी जाती है। इसके आधार पर व्यापारिक लेन देन संपन्न होता है।
फिर आपका आता है पैकेजिंग सूची, इसमें भेजी गई वस्तुओं की संख्या, वजन और पैकेजिंग का वितरण होता है। इससे माल की जांच और पहचान में सुविधा होती है। वे बिल या फिर परिवहन रसीद परिवहन के दौरान माल की ट्रैकिंग और प्राप्ति का प्रमाण प्रदान करती है। रेल, सड़क, वायु, जल परिवहन में अलग-अलग प्रकार की वे बिल का प्रयोग होता है। भंडारण में गोदाम रसीद का विशेष महत्व है। यह प्रमाणित करती है कि वस्तुएं गोदाम में सुरक्षित रखी गई है। इसके अतिरिक्त स्टॉक रजिस्टर और इन्वेंट्री रिकॉर्ड का उपयोग वस्तुओं की मात्रा और स्थिति का लेखा-जोखा करने के लिए लेखा-जोखा रखने के लिए किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में बीमा दस्तावेज, सीमा शुल्क दस्तावेज तथा आयात-निर्यात अनुमति पत्र भी आवश्यक होता है। मतलब डॉक्यूमेंट, दस्तावेज जब भी बोला जाए समझना डॉक्यूमेंट। सो आप कह सकते हैं परिवहन और भंडारण में प्रयुक्त जो डॉक्यूमेंट है ये व्यापारिक गतिविधियों को व्यवस्थित, सुरक्षित और पारदर्शी बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। क्वेश्चन नंबर 5 है सूचना प्रौद्योगिकी और सूचना प्रणाली की संभारण प्रबंधन में एक महत्वपूर्ण भूमिका है, ये टिप्पणी कीजिए। संभारण प्रबंधन सूचना प्रौद्योगिकी और सूचना प्रणाली की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण हो गई है। आधुनिक व्यवसाय में वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन, भंडारण तथा वितरण की प्रक्रिया को कुशल बनाने के लिए इनका व्यापक उपयोग किया जाता है। सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से संभालन संबंधी सूचनाओं को त्वरित आदान-प्रदान संभव होता है, जिसमें कंप्यूटर, इंटरनेट, बारकोड, आरएफआईडी, जीपीएस तथा ईआरपी जैसे तकनीकों ने परिवहन, भंडारण और आपूर्ति श्रृंखला को अधिक प्रभावी बना दिया है। उदाहरण के लिए जीपीएस प्रणाली की सहायता से वाहनों की वास्तविक समय में निगरानी की जा सकती है, जिससे समय और ईंधन की बचत होती है। सूचना प्रणाली संभारण प्रबंधन में निर्णय लेने की प्रक्रिया को भी सरल बनाती है। इससे स्टॉक की स्थिति, मांग का अनुमान, ऑर्डर की जानकारी तथा वितरण की प्रगति तुरंत प्राप्त हो जाती है। परिणाम स्वरूप वस्तुओं की उपलब्धता सुनिश्चित होती है और ग्राहकों की संतुष्टि इसमें बढ़ती है। एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग तथा वेयरहाउस प्रबंधन प्रणाली जैसी प्रणालियां विभिन्न विभागों के बीच समन्वय स्थापित करती है। इसके अतिरिक्त सूचना प्रौद्योगिकी लागत नियंत्रण और कार्यक्षमता बढ़ाने में सहायक है। कागजी कार्य कम होने से समय की बचत होती है तथा त्रुटियों में कमी आती है। ई-कॉमर्स के विकास के साथ संभारण में आईटी की आवश्यकता और भी क्या होगी बढ़ गई है। तो कहा जा सकता है कि सूचना और प्रौद्योगिकी सूचना प्रणाली संभारण प्रबंधन की रीढ़ है। इनके बिना आधुनिक संभारण व्यवस्था की कल्पना करना कठिन है। क्वेश्चन नंबर 6 है उन तरीकों की चर्चा कीजिए जिनसे ग्राहक सफलता प्राप्त कर सकता है। ग्राहक सफलता का अर्थ है ग्राहक की आवश्यकताओं को पूरा करके उसे संतुष्ट और दीर्घकाल तक संस्था से जोड़कर रखना है कि नहीं? ये ग्राहक सफलता है। तो मतलब ग्राहक को सामान को ले रहा है, उसको मज़ा आए, वो उस सामान बहुत उपयोग हो उसका, बहुत यूज़फुल हो, तभी तो ग्राहक सफलता होगा। नहीं तो ग्राहक कोई सामान लिया आज इधर, आज लिया, कल खराब हो गया, तो बेकार हो गया ना। तो ये ग्राहक सफलता थोड़ी ना कहलाएगा। तो वर्तमान प्रतिस्पर्धात्मक यानी कॉम्पिटिशन में व्यापारिक वातावरण में ग्राहक सफलता किसी भी संगठन की प्रगति का प्रमुख आधार बन गई है। ग्राहक सफलता प्राप्त करने के लिए विभिन्न तरीकों को अपनाया जाता है। सबसे पहले पहला तरीका है ग्राहकों की आवश्यकताओं और अपेक्षाओं को समझना। यदि संस्था ग्राहक की पसंद, ज़रूरत और समस्या को सही ढंग से पहचानती है, तो वह बेहतर सेवाएँ प्रदान कर सकती है। दूसरा महत्वपूर्ण तरीका गुणवत्तापूर्ण उत्पाद और सेवाएँ का उपलब्ध कराना है। अच्छी गुणवत्ता ग्राहकों का विश्वास बढ़ाती है और उन्हें पुनः खरीद के लिए प्रेरित करती है। तीसरा तरीका प्रभावी संचारक व्यवस्था है। ग्राहकों की शिकायतें और सुझावों को ध्यानपूर्वक सुनना तथा उनका शीघ्र समाधान करना आवश्यक है। इससे ग्राहकों में संतोष और विश्वास उत्पन्न होता है। चौथा तरीका है समय पर सेवा और वितरण सुनिश्चित करना। विलंब होने पर ग्राहक असंतुष्ट हो सकता है, इसलिए समय प्रबंधन अत्यंत आवश्यक है। इसके अतिरिक्त आधुनिक सूचना प्रौद्योगिकी और ग्राहक संबंध प्रबंधन का उपयोग प्रणाली का उपयोग भी ग्राहक सफलता में सहायक है। इससे ग्राहकों की जानकारी सुरक्षित रहती है और उनकी आवश्यकताओं के अनुसार सेवाएँ प्रदान की जा सकती है। और ग्राहकों को विशेष छूट, पुरस्कार और बिक्री उपरांत सेवाएँ देना भी क्या है उपयोगी सिद्ध होता है। सो कहा जा सकता है कि गुणवत्तापूर्ण सेवा, प्रभावी संचार, समय पर वितरण तथा तकनीकी सहायता के माध्यम से ग्राहक सफलता प्राप्त की जा सकती है। इससे संस्था की प्रतिष्ठा, लाभ और ग्राहक निष्ठा में वृद्धि होती है।
क्वेश्चन नंबर 7 में है संभारण प्रबंधन में महत्वपूर्ण परस्पर संबंधित गतिविधियां है, क्या है ये चर्चा कीजिए। ठीक है। संभारण प्रबंधन किसी भी व्यवसाय की एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें वस्तुओं, सेवाओं तथा सूचनाओं के प्रवाह को सही समय, सही स्थान और उचित लागत पर नियंत्रित किया जाता है। इसमें अनेक परस्पर संबंधित गतिविधियां शामिल होती है जो एक दूसरे पर निर्भर रहती है। सबसे प्रमुख गतिविधि परिवहन है, जिसके माध्यम से कच्चा माल और तैयार वस्तुएं एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाई जाती है। इसके साथ भंडारण की गतिविधि जुड़ी होती है, जहां वस्तुओं को सुरक्षित रखा जाता है। इन दोनों के बीच इन्वेंट्री नियंत्रण महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि उचित मात्रा में माल उपलब्ध कर रखना आवश्यक होता है। आदर्श आदेश प्रसंस्करण भी एक आवश्यक गतिविधि है, जिसके द्वारा ग्राहकों के आदेशों को शीघ्र पूरा किया जाता है। पैकेजिंग और सामग्री प्रबंधन वस्तुओं की सुरक्षा तथा सुगम परिवहन सुनिश्चित करते हैं। इसके अतिरिक्त सूचना प्रौद्योगिकी जो है कि वह सभी गतिविधियों को समन्वित करने में सहायता करती है। तो इसमें से एक पॉइंट आपका पैकेजिंग हो गया, दूसरा आपका इसमें से हो गया प्रौद्योगिकी। संभारण प्रबंधन की सभी गतिविधियां आपस में जुड़ी हुई है। किसी एक गतिविधि में कमी आने पर पूरी आपूर्ति प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है, इसलिए इनका समुचित समन्वय क्या है, आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका ग्राहक संतुष्टि की जानकारी एक संगठन को अपने उत्पादों और सेवाओं को बेहतर बनाने में मदद करती है, तो इसके बारे में बताना है। ग्राहक संतुष्टि किसी भी संगठन की सफलता का महत्वपूर्ण आधार है। जब ग्राहक किसी उत्पाद या फिर सेवा से संतुष्ट होते हैं, तो वे उस संगठन पर विश्वास बनाए रखते हैं तथा पुनः खरीदारी करने की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए ग्राहक संतुष्टि की जानकारी प्राप्त करना संगठन के लिए अत्यंत आवश्यक होता है। ग्राहकों की प्रतिक्रिया से संगठन को यह पता चलता है कि उसके उत्पादों और सेवाओं में कौन सी कमियां हैं तथा किन क्षेत्रों में सुधार की आवश्यकता है। उदाहरण के लिए, यदि ग्राहक उत्पाद की गुणवत्ता, कीमत, पैकेजिंग या फिर वितरण सेवा से संतुष्ट है, तो संगठन उन समस्या को दूर करने का प्रयास कर सकता है। इससे उत्पाद की गुणवत्ता और सेवा स्तर में सुधार होता है। ग्राहक संतुष्टि की जानकारी संगठन को ग्राहकों की बदलती आवश्यकता और पसंद को समझने में भी सहायता करती है। इसके आधार पर संगठन नए उत्पाद विकसित कर सकता है तथा पुरानी सेवाओं को अधिक प्रभावी बना सकता है। इससे बाजार में प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढ़ती है। इसके अतिरिक्त संतुष्ट ग्राहक संगठन की सकारात्मक छवि बनाते हैं और अन्य लोगों को भी उस उत्पाद या फिर सेवा के उपयोग के लिए प्रेरित करते हैं। इस प्रकार ग्राहक संतुष्टि की जानकारी संगठन को निरंतर सुधार, बेहतर गुणवत्ता और दीर्घकालीन सफलता प्राप्त करने में सहायता प्रदान करती है। क्वेश्चन नंबर 9 है प्रमुख हरित संभारण कार्यनीतियों का वर्णन कीजिए। हरित संभारण ऐसी कार्यनीतियों को अपनाने पर बल देता है जिनसे पर्यावरण पर पड़ने वाले नकारात्मक प्रभाव को कम किया जा सके। इसका जो उद्देश्य होता है, इसका उद्देश्य परिवहन, भंडारण तथा वितरण प्रक्रिया को पर्यावरण के अनुकूल बनाना। प्रमुख हरित संभारण कार्यनीति में सबसे महत्वपूर्ण है ईंधन दक्ष परिवहन का उपयोग। इसके अंतर्गत कम ईंधन खर्च करने वाले वाहनों तथा विद्युत वाहनों का प्रयोग किया जाता है, जिससे प्रदूषण कम होता है। दूसरी कार्यनीति मार्ग अनुकूलन है, जिसमें कम दूरी और कम समय वाले मार्ग चुने जाते हैं, ताकि ईंधन और लागत दोनों की क्या हो, बचत हो सके। पुनर्चक्रण योग्य पैकेजिंग का उपयोग भी एक महत्वपूर्ण रणनीति है। इससे प्लास्टिक और अन्य अपशिष्ट पदार्थों में कमी आती है। इसके अतिरिक्त हरित गोदाम प्रबंधन के अंतर्गत ऊर्जा सक्षम उपकरणों, सौर ऊर्जा तथा आधुनिक तकनीकों का प्रयोग किया जाता है। रिवर्स लॉजिस्टिक्स भी हरित संभारण का एक प्रमुख भाग है, जो मैंने आपको बताया था। जिसमें उपयोग किए गए उत्पादों को पुनः एकत्र कर उनका पुनर्चक्रण या फिर पुनः उपयोग किया जाता है। सूचना प्रौद्योगिकी का प्रयोग कागज की खपत कम करने तथा प्रक्रियाओं को अधिक कुशल बनाने में सहायता करता है। क्वेश्चन नंबर 10 है सामग्री की प्राप्ति की विभिन्न पद्धतियों की क्या कीजिए, चर्चा कीजिए। सामग्री प्राप्ति सामग्री की प्राप्ति किसी संगठन की महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, जिसके माध्यम से उत्पादन हेतु आवश्यक वस्तुएं और कच्चा माल प्राप्त किया जाता है। इसकी विभिन्न पद्धतियां निम्नलिखित है। पहली पद्धति प्रत्यक्ष क्रय है, जिसमें
संगठन निर्माता या फिर आपूर्तिकर्ता से सीधे सामग्री खरीदता है। इसके इससे मध्यस्थों की भूमिका कम हो जाती है और लागत में कमी आती है। दूसरी पद्धति निविदा निविदा प्रणाली है। इसमें विभिन्न विक्रेताओं से निविदाएं आमंत्रित की जाती है और सबसे उपयुक्त विक्रेता का चयन किया जाता है। यह पद्धति सरकारी तथा बड़े संगठनों में अधिक क्या है, प्रचलित है। तीसरी पद्धति है, इसमें दर अनुबंध, जिसमें एक निश्चित अवधि के लिए मूल्य और शर्तें पहले से तय कर ली जाती है। इससे बार-बार खरीद की आवश्यकता नहीं पड़ती है। चौथी पद्धति है केंद्रीकृत क्रय की, जिसमें एक ही विभाग सभी शाखाओं के लिए सामग्री खरीदता है। इससे नियंत्रण और समन्वय बेहतर होता है। इसके विपरीत विकेंद्रीकृत क्रय, इसमें अलग-अलग विभाग अपनी आवश्यकता अनुसार सामग्री क्या करते हैं, खरीदते हैं। इसके बाद आता है ई ई ई प्रोक्योरमेंट। इसमें आधुनिक पद्धति है जिसमें इंटरनेट और सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से सामग्री की खरीद की जाती है। क्वेश्चन नंबर 10 क्लियर होता है। क्वेश्चन नंबर 11 है, औद्योगिक सामग्री हैंडलिंग उपकरण विविध प्रकार के उपकरणों, औजारों तथा सहायक उपकरणों को सम्मिलित करता है। टिप्पणी कीजिए। औद्योगिक सामग्री हैंडलिंग का अर्थ है उत्पादन, भंडारण तथा वितरण के दौरान सामग्री को एक स्थान से दूसरे स्थान तक सुरक्षित और कुशलतापूर्वक पहुंचाना। इसके लिए अनेक प्रकार के उपकरणों, औजारों तथा सहायक साधनों का उपयोग किया जाता है। इसलिए कहा जाता है कि औद्योगिक सामग्री हैंडलिंग उपकरण विविध प्रकार के उपकरणों और सहायक यंत्रों को सम्मिलित करता है। इन उपकरणों में कन्वेयर बेल्ट, क्रेन, फोर्कलिफ्ट, ट्रॉली, होइस्ट तथा एलिवेटर प्रमुख है। कन्वेयर बेल्ट का उपयोग सामग्री को निरंतर एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने में किया जाता है। क्रेन और होइस्ट भारी वस्तुओं को उठाने तथा स्थानांतरित करने में सहायता करते हैं। फोर्कलिफ्ट और ट्रॉली गोदामों में सामग्री के परिवहन के लिए उपयोग किए जाते हैं। इसके अतिरिक्त पैलेट, कंटेनर तथा रैक जैसे सहायक उपकरण सामग्री के सुरक्षित भंडारण और व्यवस्थित संचालन में सहायता करते हैं। आधुनिक उद्योग में स्वचालित तथा कंप्यूटरीकृत उपकरणों का भी प्रयोग बढ़ रहा है, जिससे कार्य की गति और दक्षता में वृद्धि होती है। औद्योगिक सामग्री हैंडलिंग उपकरण श्रम व लागत कम करने, समय बचाने, दुर्घटनाओं को घटाने तथा उत्पादन क्षमता बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इस प्रकार ये उपकरण उद्योगों की कार्य कुशलता और उत्पादकता के लिए अत्यंत आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर आपका 12 है, हरित संभारण की चुनौतियों का परीक्षण कीजिए। हरित संभारण का उद्देश्य परिवहन, भंडारण तथा वितरण प्रक्रियाओं को पर्यावरण के अनुकूल बनाना है। इसका लक्ष्य कार्बन उत्सर्जन कम करना, ऊर्जा की बचत करना तथा संसाधनों का उचित उपयोग सुनिश्चित करना है। यद्यपि यह आधुनिक व्यवसाय की आवश्यकता बन चुका है, फिर भी इसके कार्यान्वयन में अनेक चुनौतियां सामने आती है। सबसे बड़ी चुनौती उच्च प्रारंभिक लागत है, जिसमें ऊर्जा कुशल वाहन और आधुनिक गोदाम तथा पर्यावरण अनुकूल तकनीकों को अपनाने में अधिक निवेश की आवश्यकता होती है। छोटे और मध्यम उद्योगों के लिए यह व्यय वहन करना कठिन होता है। दूसरी चुनौती तकनीकी अवसंरचना की कमी है। कई क्षेत्रों में हरित परिवहन साधन, चार्जिंग स्टेशन तथा उन्नत सूचना प्रणाली पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं है। इसके अतिरिक्त जागरूकता और प्रशिक्षण का अभाव भी एक बड़ी समस्या है। अनेक कर्मचारी और प्रबंधन हरित संभारण के लाभों और प्रक्रियाओं से पूर्णतः परिचित नहीं होते हैं। सरकार नीतियों और नियमों में असमानता भी कार्यान्वयन को कठिन बनाती है। विभिन्न देशों और राज्यों में पर्यावरण संबंधी नियम अलग-अलग होने से कंपनियों को संचालन में कठिनाई होती है। कहा जा सकता है अंततः उपभोक्ताओं को त्वरित डिलीवरी की बढ़ती मांग भी हरित संभरण के लिए चुनौती है, क्योंकि इससे अधिक परिवहन और ईंधन की खपत होती है। इसलिए हरित संभरण की सफलता के लिए सरकार, उद्योग तथा उपभोक्ता के संयुक्त प्रयास आवश्यक है। ये सभी आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे। अब हम लोग जो देखने जा रहे हैं वो टिप्पणी वाला क्वेश्चंस देखने जा रहे हैं। चलिए।
इसमें जो आपके टिप्पणी जो पूछे जाते हैं, वो आपके 5 मार्क्स के पूछे जाते हैं और ये जो एग्ज़ाम होता है 50 मार्क्स का होता है। लॉन्ग क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं 10 मार्क्स के पूछे जाते हैं। टिप्पणी 5 मार्क्स, लॉन्ग क्वेश्चन 10 मार्क्स, टोटल 50 मार्क्स का एग्ज़ाम होता है। सो चलिए 2 घंटे का आपका एग्ज़ाम होता है। पहला आपका टिप्पणी है संभारण प्रबंधन का कार्यक्षेत्र। चलिए, संभारण प्रबंधन का कार्यक्षेत्र अत्यंत व्यापक होता है। यह कच्चे माल की प्राप्ति से लेकर तैयार उत्पाद को उपभोक्ता तक पहुंचाने के लिए की क्या है संपूर्ण प्रक्रिया को सम्मिलित करता है। इसका मुख्य उद्देश्य सही वस्तुओं को सही स्थान पर, सही समय पर तथा न्यूनतम लागत में उपलब्ध कराना है। संभारण प्रबंधन के अंतर्गत परिवहन, भंडारण, सामग्री प्रबंधन, पैकेजिंग, इन्वेंट्री नियंत्रण तथा वितरण जैसी गतिविधियां आती है। परिवहन का कार्य वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाना है, जबकि भंडारण का उद्देश्य सामग्री को सुरक्षित रखना होता है। इन्वेंट्री नियंत्रण के माध्यम से आवश्यक मात्रा में वस्तुओं का संतुलन बनाए रखा जाता है। इसके अतिरिक्त सूचना प्रौद्योगिकी, ग्राहक सेवा तथा आपूर्ति श्रृंखला समन्वय भी इसके महत्वपूर्ण भाग है। आधुनिक समय में ई-कॉमर्स और वैश्विक व्यापार के कारण संभारण प्रबंधन का महत्व और अधिक बढ़ गया है। इस प्रकार संभारण प्रबंधन किसी भी संगठन की कार्यकुशलता और प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सामग्री प्रबंधन प्रणाली में सामग्री प्रबंधन प्रणाली वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से किसी संगठन में आवश्यक सामग्री की योजना, क्रय, भंडारण तथा वितरण का प्रबंधन किया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य सही गुणवत्ता की सामग्री को उचित मात्रा में, उचित समय पर तथा न्यूनतम लागत में उपलब्ध कराना। ये सामग्री प्रबंधन प्रणाली के अंतर्गत आता है। इस प्रणाली के अंतर्गत सामग्री की आवश्यकता का निर्धारण, आपूर्तिकर्ताओं का चयन, क्रय प्रक्रिया, भंडारण, इन्वेंट्री नियंत्रण तथा सामग्री का वितरण शामिल होता है। प्रभावी सामग्री प्रबंधन प्रणाली उत्पादन कार्य को निरंतर बनाए रखने में सहायता करती है तथा अनावश्यक लागत और समय की बर्बादी को कम करती है। आधुनिक उद्योगों में सूचना प्रौद्योगिकी और ईआरपी प्रणाली का उपयोग सामग्री प्रबंधन को अधिक कुशल बनाता है और इससे क्या होता है, इससे सामग्री की उपलब्धता, स्टॉक की स्थिति तथा आपूर्ति संबंधी सूचनाएं तुरंत प्राप्त हो जाती है। अगला है हरित संभारण की चुनौतियां। हरित संभारण का उद्देश्य परिवहन, भंडारण तथा वितरण प्रक्रिया को पर्यावरण के अनुकूल बनाना है। इसके माध्यम से प्रदूषण, ईंधन की खपत और कार्बन उत्सर्जन को कम करने का प्रयास किया जाता है, परंतु इसके कार्यान्वयन में अनेक चुनौतियां सामने आती है। सबसे बड़ी चुनौती उच्च लागत है। पर्यावरण अनुकूल वाहन, आधुनिक तकनीक तथा ऊर्जा कुशल गोदामों की स्थापना में अधिक निवेश की आवश्यकता होती है। दूसरी चुनौती पर्याप्त आधारभूत संरचना का अभाव है। अनेक क्षेत्र में इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए चार्जिंग स्टेशन तथा उन्नत परिवहन सुविधा उपलब्ध नहीं है। इसके अतिरिक्त जागरूकता और प्रशिक्षण की कमी भी एक समस्या है। कई उद्योग हरित संभारण के लाभों को पूरी तरह नहीं समझते हैं। सरकारी नीतियाँ और नियमों में असंगति की भी इसके विकास में बाधा उत्पन्न करती है। अब देखिए अगला क्या है ग्राहक प्रबंधन। ग्राहक प्रबंधन वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से किसी संस्था द्वारा ग्राहकों की आवश्यकताओं को समझकर उन्हें संतुष्ट करने तथा दीर्घकालीन संबंध स्थापित करने का प्रयास किया जाता है। मतलब उसको ऐसा प्रोडक्ट दिया जाता है जिससे उसको ज़्यादा फायदा हो और वो संतुष्ट रहे, वो ज़्यादा टाइम तक चले। इसका मुख्य उद्देश्य ग्राहकों को बेहतर सेवा प्रदान कर उनकी संतुष्टि और निष्ठा बढ़ाना है। ग्राहक प्रबंधन में ग्राहकों की आवश्यकताओं का विश्लेषण, शिकायतों का समाधान, समय पर सेवा उपलब्ध कराना तथा प्रभावी संवाद बनाए रखना शामिल होता है। वर्तमान समय में अनेक संस्थाएं ग्राहक संबंध प्रबंधन प्रणाली का उपयोग करती है, जिससे ग्राहकों की जानकारी सुरक्षित रखी जाती है और उनकी पसंद के अनुसार सेवाएं प्रदान की जाती है। अच्छा ग्राहक प्रबंधन किसी भी व्यवसाय की सफलता का आधार होता है। इससे ग्राहकों का विश्वास बढ़ता है, बिक्री में वृद्धि होती है तथा संस्था की प्रतिष्ठा मजबूत होती है। दूसरी ओर खराब ग्राहक प्रबंधन से ग्राहक असंतुष्ट हो जाते हैं और संस्था को हानि उठानी पड़ सकती है। अगला है
5वां खरीद और सामग्री नियंत्रण में स्वचालन। खरीद और सामग्री नियंत्रण में स्वचालन का अर्थ है कंप्यूटर आधारित प्रणालियों और आधुनिक तकनीकों के माध्यम से खरीद प्रक्रिया तथा सामग्री के प्रबंधन को तेज, सटीक और प्रभावी बनाना। आज के समय में कई संगठन ईआरपी, इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग और अन्य डिजिटल सॉफ्टवेयर का उपयोग कर इस प्रक्रिया को स्वचालित कर रहे हैं। मतलब खुद से चलने वाला है ना, के रूप में कर रहे हैं। और दूसरी बात, ये स्वचालन से खरीद आदेश, परचेस ऑर्डर स्वतः तैयार हो जाते हैं खुद से और स्टॉक स्तर की जानकारी वास्तविक समय में मिलती है और पुनः ऑर्डर की आवश्यकता होने पर सिस्टम स्वतः सूचना देता है। ठीक है, ऑर्डर आने पर खुद ब खुद ये सूचना देता है। तो ऑटोमेशन में ये काम करता है, इसके लिए कोई आदमी को नहीं बैठा के रखा जाता है। ठीक है, तो इससे मानवीय त्रुटियां कम होती है और समय की बचत होती है। सामग्री नियंत्रण में स्वचालन से गोदाम प्रबंधन, स्टॉक ट्रैकिंग और वितरण प्रक्रिया अधिक व्यवस्थित जाती है। आरएफआईडी बारकोड स्कैनिंग और डिजिटल इन्वेंट्री सिस्टम जैसी तकनीकें सामग्री की निगरानी को और भी सरल बनाती हैं। परिवहन के प्रकार। परिवहन का अर्थ वस्तुओं और व्यक्तियों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने की प्रक्रिया से है। यह संभरण का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। परिवहन के मुख्य प्रकार हैं। पहला, सड़क परिवहन। यह सबसे सामान्य और लचीला परिवहन है माध्यम है। इसमें ट्रक आ जाता है, बस, टेम्पो आदि का उपयोग किया जाता है। यह छोटी और मध्यम दूरी के लिए उपयुक्त होता है तथा घर घर सेवा यह प्रदान करता है। दूसरा है रेल परिवहन। इसमें सामान और यात्रियों को रेलगाड़ी के माध्यम से ढोया जाता है। यह भारी और अधिक मात्रा वाले माल के लिए सस्ता और सुरक्षित क्या है साधन है। अगला है जल प्रबंधन। इसमें जहाज़ों और नावों द्वारा समुद्र या फिर नदियों के माध्यम से माल भेजा जाता है। यह अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन यह अपेक्षाकृत धीमा होता है, मतलब ये धीरे-धीरे काम करता है। वायु परिवहन, यह सबसे तेज़ परिवहन माध्यम है। इसमें हवाई जहाज़ों का उपयोग किया जाता है। यह महँगा होता है, इसलिए इसका उपयोग मूल्यवान और जल्दी खराब होने से वाले सामान के लिए किया जाता है। संभारण प्रबंधन की आउटसोर्सिंग। संभारण प्रबंधन की आउटसोर्सिंग का अर्थ है किसी संगठन द्वारा अपनी संभारण संबंधी गतिविधियों जैसे परिवहन, भंडारण, पैकेजिंग, वितरण, इन्वेंटरी प्रबंधन को किसी बाहरी विशेषज्ञ सेवा प्रदाता को सौंप देना। आज के प्रतिस्पर्धा व्यावसायिक वातावरण में अनेक कंपनियां अपने मुख्य कार्यों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए संभारण कार्यों को आउटसोर्स कर रही है। इस प्रक्रिया का मुख्य लाभ लागत में कमी, विशेषज्ञ सेवाओं की उपलब्धता और बेहतर दक्षता है। बाहरी लॉजिस्टिक्स कंपनियां आधुनिक तकनीक, बेहतर नेटवर्क और अनुभव के कारण तेज और प्रभावी सेवाएं प्रदान करती है। इससे डिलीवरी समय कम होता है और ग्राहक संतुष्टि इससे बढ़ती है। हालांकि आउटसोर्सिंग के कुछ जोखिम भी होते हैं, जैसे नियंत्रण में कमी, गोपनीयता की समस्या और सेवा प्रदाता निर्भरता। इसलिए कंपनियों को सही और विश्वसनीय लॉजिस्टिक्स भागीदार का चयन करना आवश्यक होता है। अगला है व्यापार प्रक्रिया योजना। व्यापार प्रक्रिया प्रक्रिया योजना का अर्थ संगठन की उन सभी प्रमुख गतिविधियों को व्यवस्थित और योजनाबद्ध तरीके से तैयार करना है जिनके माध्यम से वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन तथा वितरण किया जाता है। इसमें विभिन्न कार्यों जैसे कि खरीद, उत्पादन, भंडारण, विपणन, वित्त और संभारण को एक सुव्यवस्थित ढांचे में जोड़कर कार्य कुशलता बढ़ाने का प्रयास किया जाता है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य व्यवसाय की प्रक्रिया को सरल, तेज और लागत प्रभावी बनाना होता है ताकि संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग हो सके। इसके अंतर्गत कार्यों का विश्लेषण, प्रक्रिया का मानकीकरण, तकनीक का उपयोग और कार्य प्रवाह का अनुकूलन किया जाता है। व्यापार प्रक्रिया योजना से संगठन में पारदर्शिता बढ़ती है, त्रुटियां कम होती है और निर्णय लेने की क्षमता बेहतर होती है। साथ ही यह ग्राहक सेवा को भी सुधारती है क्योंकि कार्य समय पर व्यवस्थित ढंग से पूरे होते हैं। अगला है 9 नंबर में आपका टिप्पणी अति आवश्यक व फिर वांछनीय विश्लेषण। अति आवश्यक व वांछनीय विश्लेषण एक प्रबंधन तकनीक है इस जिसका उपयोग विशेष रूप से संभारण और सामग्री प्रबंधन में किया जाता है। इसके अंतर्गत आवश्यकताओं को 2 श्रेणियों में बाँटा जाता है, अति आवश्यक और वांछनीय वांछनीय। आवश्यक जो वस्तुएँ या फिर गतिविधियाँ अति आवश्यक वस्तुएँ या फिर गतिविधियाँ वे होती हैं जो किसी भी स्थिति में अनिवार्य होती है। इनके बिना उत्पादन, सेवा या फिर प्रक्रिया रुक सकती है। इसलिए इनका प्रबंधन सर्वोच्च प्राथमिकता पर
किया जाता है। उदाहरण के लिए उत्पादन के लिए आवश्यक कच्चा माल अति आवश्यक श्रेणी में आता है। और वांछनीय वस्तुएँ वे होती हैं जो कार्य को बेहतर और अधिक प्रभावी बनाती है, लेकिन इनके बिना भी मूल कार्य संभव होता है। ये उत्पादकता या फिर गुणवत्ता को बढ़ा सकती है, परंतु अनिवार्य नहीं होती। इस विश्लेषण का मुख्य लाभ यह है कि यह संगठन संसाधनों का सही आवंटन कर सकता है और प्राथमिकताओं के आधार पर निर्णय ले सकता है। इससे लागत नियंत्रण, समय प्रबंधन और कार्यकुशलता में सुधार होता है। अगला है आपका पर्यावरण प्रबंधन व्यवस्था। पर्यावरण प्रबंधन व्यवस्था एक संगठित ढांचा है जिसके माध्यम से किसी भी संगठन में पर्यावरणीय प्रभावों को नियंत्रित कम और प्रबंधित किया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण, प्रदूषण की रोकथाम और सतत विकास को बढ़ावा देना होता है। यह व्यवस्था विभिन्न नीतियों, प्रक्रिया और मानकों पर आधारित होती है, जिनका पालन करके संगठन अपने कार्य को पर्यावरण के अनुकूल बनाता है। पर्यावरण प्रबंधन व्यवस्था में योजना बनाना, कार्यान्वयन, निगरानी और सुधार जैसे चरण शामिल होते हैं। इसके अंतर्गत कचरा प्रबंधन, ऊर्जा संरक्षण, जल संरक्षण और प्रदूषण नियंत्रण जैसी गतिविधियां की जाती है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ISO 1401 एक प्रमुख मानक है जो पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली को प्रणाली को क्या जो पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली को प्रभावी बनाने में सहायता करता है और इस व्यवस्था से न केवल पर्यावरण की सुरक्षा होती है बल्कि संगठन की छवि भी बेहतर होती है और लागत में भी कमी आती है। यह दीर्घकालिक विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है। इस तरह से जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे, उन सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर को हम लोगों ने देखा और बहुत अच्छा से समझ भी आया होगा। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ये आपका लास्ट एग्जाम है। आई होप आपका रिजल्ट बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा से एग्जाम गया होगा। और आप लोगों को ये पीडीएफ चाहिए तो ये पीडीएफ व्हाट्सएप से परचेस कर सकते हैं। सो स्टूडेंट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तो बाय। नेक्स्ट वीडियो में क्या, नेक्स्ट सेशन में। और साथ में अगर आपको कोई दूसरा प्रिपरेशन करना हो तो कमेंट जरूर करना, आप लोग जरूर बताना, व्हाट्सएप से जुड़ जाना। एंड जो भी आपको पढ़ाई चाहिए, जैसे इंग्लिश स्पीकिंग से रिलेटेड अगर चाहिए तो मैंने सोचा है इसके लिए भी वीडियोस बनाऊं। तो देखते हैं। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो बाय। जर्नस प्लेस्टोन्स बोलिए प्रेम से रहो, प्रेम से पढ़ो, प्रेम से बोलो। एंड ऑल द बेस्ट।